हेलो दोस्तों, नमस्ते। यह देखो 8 बजने को है और सो रही हैं महारानी। आज भी बेटा तू कैंटीन में ही खा लेना। मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वह मुझे ही 2 बातें सुना देती है। अब तू ही बात करना उससे, कमला देवी ने गुस्से में कहा। क्या माँ, मैं आज फिर लेट हो गया। करूँगा शाम को बात, पर उससे बात करो तो आजकल वह उल्टा मुझे ही समझाने लगती है, राघव ने कहा। माँ, मेरे कपड़े धोबी को दे देना। कहते हुए राघव ऑफिस चला गया और कमला जी मोबाइल पर अपनी प्रिय सहेलियों और रिश्तेदारों को अपना दुखड़ा सुनाने लग गईं। थोड़ी देर बाद नंदिनी कमरे से बाहर आई और ड्राइंग रूम में आकर रिमोट से टीवी की आवाज़ कम कर दी और दरवाज़ा खटखटाया। भैया, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, जब नव्या उठ जाया करे तब आप स्पीकर पर गाना चला लिया करिए। जब हम सो रहे होते हैं तब स्पीकर पर गानों की आवाज़ कम रखें, नंदिनी ने अपने देवर मयंक से कहा। मयंक ने झल्लाते हुए रिमोट से आवाज़ कम कर दी। नंदिनी का यह रोज़ का काम था। नंदिनी ने रसोई में जाकर खुद के लिए दूध गर्म किया, दूसरी तरफ कुकर में दलिया चढ़ाया। खिड़की से देखा तो कांताबाई पिछले दरवाजे पर आ गई थीं। नंदिनी ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया। कांता जी, मैंने अभी बर्तन बाहर चौक में रख दिए हैं ताकि रसोई में बर्तनों की आवाज़ से नव्या जग न जाए। आपका शुक्रिया कि आप मेरे कहने पर थोड़ी देर से आ रही हैं। कोई बात नहीं भाभी, समझती हूँ, छोटी बच्ची है, आवाज़ से जाग जाएगी तो आप काम कैसे करोगे। अम्मा जी तो वैसे भी बोलती ही रहती हैं, ऐसे नहीं तो वैसे बोलेंगी। कोई बात नहीं, कांताबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लो कांता जी, आपकी चाय, कहते हुए नंदिनी ने कांता जी को चाय दी। सास ससुर के लिए दूध और दलिया लेकर पहुंची तो सासू जी ने गुस्से में बोला, देख बहू, दूध तो ठीक है, पर हर दूसरे दिन तू जो दलिया पकड़ा देती है मैं नहीं खाऊंगी। सुबह की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ती है। राघव भी बिना खाए पिए और बिना टिफ़िन के चला जाता है। अब तो तू घर की डस्टिंग भी नहीं करती। ऊपर के कितने काम होते हैं, तुमने सब छोड़ दिए हैं। कांताबाई को अलग से पैसे देने पड़ते हैं इन कामों के। अरे, तू ही अकेले माँ बनी है, हम भी तो माँ बनने पर ढेरों काम करते थे, कभी उफ नहीं करी हमने। यह क्या बदतमीजी है नंदिनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू रसोई में जाकर सब्जियाँ निकाल रही है, कमला जी ने गुस्से में कहा। माँ जी, नव्या के उठने के पहले मैं दाल सब्जी बना देती हूँ, आटा भी गूँथ कर रख दूँगी। नव्या के उठने के बाद मुझे उसके साथ लगना होगा। कहते हुए नंदिनी सब्जी काटने लग गई। जल्दी से एक तरफ दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ सब्जी, फिर दूध और दलिए का कटोरा लेकर कमरे में चली गई। माँ बनकर बहु संस्कार ही भूल गई है, बदतमीज हो गई है। न मेरे कोई काम करती है, न अपने ससुर देवर के। बेटा भी भूखे प्यासे ऑफिस जाता है, बस अपनी बेटी का बहाना लेकर काम से जी चुराती है। माँ क्या बन गई, जबान लड़ाने लग गई है। कमला जी एक बार फिर से अपने दिल की बात अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को फ़ोन पर सुना रही थीं। नंदिनी के लिए यह बात नई नहीं थी। पिछले 2 सालों से वह एक आदर्श बहू बनकर अकेले ही घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही थीं। सासू जी तो बहू के आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर मस्त हो गई थीं। बस घर में काम कैसे करना है और हर तरह के छोटे बड़े निर्णय आज भी सासू जी लेती हैं। पर जब से नंदिनी माँ बनी, नंदिनी ने अब अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। जितना वह कर पाती उतना ही करती। राघव ने तो ऑफिस के नाम पर एक पिता की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। रात को दूसरे कमरे में सोता, रात भर नंदिनी अकेले नव्या को संभालती। थोड़ी देर बाद नंदिनी
नव्या को नहला धुलाकर बाहर लाई। नव्या अब 7 महीने की हो गई थी। सासू जी के पास नव्या को लिटाकर उसके लिए दूध वाली सूजी की खीर बनाई, फिर उसे खिलाकर वहीं पालने में लिटा दिया। उसके बाद जाकर वॉशिंग मशीन लगाई। रसोई में रोटियां सेक रही थीं कि सासू जी की आवाज़ आई, ओहो नंदिनी, देख जरा इसने पॉटी करी है, अब इसको डायपर पहना कर ही बाहर लाना, नहीं तो बार बार सूसू करती रहेगी। नंदिनी गैस बंद करके नव्या को बाथरूम में लेकर गई। अक्सर यही होता था। नंदिनी काम में व्यस्त होती, चाहे आटा गूँथ रही होती या रोटियां सेक रही होती। नव्या के सूसू करने पर भी सासू जी नंदिनी को ही आवाज़ लगाती। सास, ससुर, राघव, देवर, मयंक के लिए नव्या खिलौना के समान थी। सबके साथ खेलती, सूसू पॉटी करती तो उसे थमा दिया जाता। इस कारण कई बार नंदिनी जो काम कर रही होती वह पूरा नहीं हो पाता। नंदिनी, तू तो हमें भूखा ही मार दे, खाना तक तो तू बना नहीं पाती। माँ क्या बनी, काम से जी चुराने लगी है। घर की हालत देखी है, अब खाना बना के छोड़ दिया है। नव्या के खिलौने यहीं ड्राइंग रूम में पड़े रहते हैं, मशीन में कपड़े पड़े रहते हैं, कई बार तो तू उसे समय पर सुखाती भी नहीं है। वॉश बेसिन, बाथरूम धोना तो तूने लगभग बंद ही कर दिया है। इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। अरे मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, काम किया है। इस तरह से जो शुरू होती तो बोलती ही चली जाती। पर नंदिनी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सास, ससुर और राघव के ताने एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि अब उसके लिए संस्कारी और आदर्श बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ की जिम्मेदारी निभाना था। शाम को सासू जी के रिश्ते की भाभी प्रभा जी अपने पति और बेटे आनंद के साथ कमला जी के यहाँ आईं और आदत के मुताबिक कमला जी ने अपनी बहू की पूरी रामायण गा दी। अरे बहू, कमरे में ही रहोगी क्या? कमला जी ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में नंदिनी नव्या को लेकर आई। कुछ नहीं मम्मी जी, इसको सेरेलक खिला रही थी ताकि इसका पेट कुछ देर तक भरा रहे, क्योंकि अभी खाना बनाना है। मैंने उसको डायपर पहना दिया है। कहते हुए नंदिनी ने नव्या को वहीं पालने में लिटाया और रसोई में चाय और नाश्ता बनाने चली गई। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, अरे बहू देख, शायद इसने सूसू कर दी। जी माँ जी, आती हूँ। आटा गूँथ रही थी। अरे कमला, डायपर तो तू ही चेंज कर दे, इसमें बहू को आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत है? प्रभा जी ने कहा, अब इसका काम भी मैं करूं? वैसे ही बहू माँ बनने के नाम पर काम से जी चुराने लगी है। घर देखो मेरा, पहले कितना व्यवस्थित व साफ सुथरा रहता था। बस बस कमला, चुप हो जा। नंदिनी, मैं गुड़िया का डायपर चेंज कर देती हूँ। कहते हुए प्रभा जी ने नव्या को उठाया और नंदिनी के कमरे में चली गईं। मामी जी, आप रहने दीजिए, मैं आ रही हूँ, नंदिनी ने कहा। अरे नंदिनी, यह तो छोटी सी चीज़ है। घर में जब कोई बच्चा होता है तो उसकी देखभाल हम सभी को करनी होती है। और हाँ, तू पहले नव्या को संभालना, उसे खाना खिलाना और खुद भी खाना खाना, और खुद भी खाना। रोटी और सब्जी हम देख लेंगे। प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी आश्चर्य से प्रभा जी को देखने लगी। प्रभा जी कमला जी को रसोई में लेकर आईं। कमला, तू तो सच में सास बन गई है। तेरी बहू बहुत अच्छी है। अब माँ बनी है तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं और उसकी प्राथमिकता पहले उसकी बच्ची है। घर में जब कोई छोटा बच्चा आता है तो उसकी देखभाल मिलकर करनी चाहिए। अगर बहू माँ बनी तो तू भी तो दादी बनी है, मयंक भी चाचा बना है और राघव पिता बना है, और तुम लोगों की भी तो इस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। और तुम लोग तो आज भी केवल सास, ससुर, देवर और पति के किरदार में हो। प्रभा जी ने सब्जी छोंकते हुए कहा।
माँ बनने के बाद एक औरत में बहुत बदलाव आते हैं। तू कहती है कि माँ बनकर तो बहुत संस्कार ही भूल गई है, पर मैं कहती हूँ कि तुम लोग भी दादा दादी पिता चाचा बने हो, यह बात तुम लोग क्यों भूल गए? प्रभा जी की बात सुनकर सब ने अपना सिर झुका लिया। राघव आनंद को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिता बनने के बाद इस कमरे में आकर रह रहे हो ताकि रात भर चैन की नींद सो सको। ऑफिस के नाम पर तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। तुम भी एक पिता बने हो, तुम में भी बदलाव आने चाहिए। बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी केवल उसकी माँ की नहीं होती, बल्कि पिता की भी बराबर जिम्मेदारी और कर्तव्य होते हैं। आनंद ने कहा, माँ बताती थी कि जब हम पैदा हुए थे तो पिताजी ने तो कभी हमें नहीं संभाला, बच्चों को केवल उसकी माँ ही संभालती है। फिर मैं तो नौकरी करता हूँ। नंदिनी भी मुझे तेरी ही तरह यही कहती है, और आजकल तो वह मेरी जिम्मेदारियाँ भी ठीक से नहीं निभाती। सुबह मैं बिना खाए पिए जाता हूँ, मेरे कपड़े कई बार प्रेस नहीं मिलते, मेरा सामान मुझे नहीं मिलता। घर की हालत देखो। राघव, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, यदि तुम नंदिनी का हाथ नहीं बटा सकते, बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो कम से कम खुद के काम तो खुद करो। माँ बनने से नंदिनी का काम भी बढ़ गया है। बच्चे का ख्याल रखने की वजह से वह भी थकी रहती है, नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसे समय में एक पत्नी को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। पति का भावनात्मक साथ, अपनापन और प्यार बहुत ज़रूरी होता है, और यह सब तो तुम उसको दे नहीं रहे, तो कम से कम अपना काम खुद करके उसका बोझ तो हल्का कर सकते हो। आनंद ने कहा। आनंद ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मैं भी नया नया पिता बना हूँ। रात को मैं और नित्या मिलकर अपनी बेटी को संभालते हैं। मैं उसे सुबह जल्दी नहीं जगाता हूँ, मैं अपनी चाय खुद बना लेता हूँ। माँ टिफ़िन तैयार कर देती हैं, नाश्ता बना देती हैं। मेरी बेटी को हम लोग मिलकर संभालते हैं। नित्या भी काम में हाथ बटाती है। अभी पिता बना हूँ, एक पति और पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई है। राघव आश्चर्य से आनंद की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। रात को सबके जाने के बाद राघव नंदिनी के पास आकर बैठ गया। लाओ, नब्या को मुझे दे दो, मैं इसे थपकी देकर सुलाता हूँ, तुम भी आराम कर लो। अब से मैं यहीं नब्या के पास सोऊंगा। मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, तुम एक अच्छी माँ बन गई, पर मैं तो पिता भी ठीक से नहीं बन पाया। कहते हुए राघव ने नंदिनी का हाथ थाम लिया। नंदिनी ने भी अपना सिर राघव के कंधे पर रख दिया। अपनी आंखें मूंद कर मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे पता था जब पति का साथ मिलता है तो एक पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए होता। पति का प्यार भरा साथ ही उसे हर तरह से मजबूत बना देता है। जब पति पत्नी की ज़िंदगी में उनका अंश आता है तो केवल पत्नी की ही ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि पति की भी ज़िंदगी बदल जाती है। एक पत्नी माँ बनती है तो एक पति भी पिता बनता है। पति को भी अपनी पत्नी का ऐसे समय में साथ देना चाहिए। पति का अपनापन और प्यार भरे साथ से पत्नी की सब मुश्किलें और परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। घर वालों को भी बहू का घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए और अपने नज़रिए में बदलाव लाना चाहिए। घर में जब एक नन्हा मेहमान आता है तो बहू और पत्नी से ज़्यादा एक माँ का किरदार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तब एक औरत सिर्फ एक अच्छी माँ बनना चाहती है, अपने बच्चे को अपना प्यार, समय और उसकी देखभाल करना चाहती है। धन्यवाद।